मैंने फैमिली के साथ डिस्कस किया कि मैं अपना जॉब छोड़कर फैशन रेंटल करना चाहती हूँ। मेरे फादर का कहना था कि रेंट पे कपड़े कौन लेते हैं, ये बिजनेस कैसे चलेगा, मतलब इसका स्कोप ही नहीं है, तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, इसमें सिर्फ तुम पैसे डुबोगी, अगर मैं तो पैसे नहीं दूंगा। श्वेता सुपर इम्प्रेस्ड, आप बहुत शार्प और एनालिटिकल, तो कांग्रेचुलेशंस, मुझे लगता है आप बहुत दूर जाएंगे। हेलो, मेरा नाम श्वेता पोद्दार है और मैं फैशन रेंटल ब्रांड कैंडिड मैन की फाउंडर हूँ। कैंडिड मैन एक मेंस ओनली फैशन ब्रांड है जिसमें हाई एंड डिजाइनर क्लोथिंग, सूट्स, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न्स, टक्सीडोज ये सब रेंट पर मिलते हैं। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे मैंने बिना कोई एक्सटर्नल फंडिंग लिए 6 करोड़ ईयरली रेवेन्यू का बिजनेस बनाया। मैं अभी आपको अपनी जर्नी शुरुआत से बताती हूँ। मेरा जन्म तमिलनाडु के एक छोटे शहर ईरोड में हुआ। मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग भी ईरोड से की। उसके बाद कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने वीआईटी से की। इंजीनियरिंग की पढ़ने के बाद मैंने बैंगलोर में जॉब ज्वाइन कर लिया। लेकिन मुझे हमेशा से ही बिजनेस करने का बहुत शौक था। मैं काफ़ी टाइम से कोई ना कोई बिजनेस आइडिया के तलाश में थी। जब मैं जॉब कर रही थी उस समय अगर आप मुझे जानते होते तो मैंने कोई ना कोई बिजनेस आइडिया तो आपको सुनाया ही होता। फिर उसी समय क्या हुआ कि फैमिली में 2 शादी एक ही महीने में पड़ गई और मैंने 3 से 4 जोड़ी कपड़े भी खरीदे शादी के लिए। पहली शादी में तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने नए लुक्स को लेके। दूसरे शादी में मेरा एक्साइटमेंट थोड़ा डाउन हो गया क्योंकि सेम लुक्स रिपीट करने थे। तभी मुझे आइडिया आया फैशन रेंटल के बारे में। सोशल मीडिया के वजह से आजकल एक पोस्ट करने के बाद कोई भी वो ड्रेस रिपीट नहीं करना चाहता है। सबको चाहिए नया लुक फॉर एवरी न्यू इवेंट, बट ये नया लुक फॉर एवरी इवेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है अनलेस आप अंबानी हो। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी ये लाइफस्टाइल जो है सिर्फ और सिर्फ रेंटल के थ्रू ही मैनेज करते हैं। और मैंने जब ज़्यादा रिसर्च किया तो समझा कि ये फैशन जो है वो फिनेंशियली एक्सपेंसिव होने के साथ साथ एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा खराब है। अब आप सोचिए, एक कॉटन टी शर्ट जिसका अगर आप पूरा लाइफ साइकिल देखेंगे, कॉटन ट्रीज ग्रो करने से लेके एंड डाइंग प्रोसेस तक, तो उसमें 2700 लीटर वाटर लगते हैं। हमारे देश में ऑलरेडी पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। अभी रिसेंट टाइम्स में भी हमने देखा कि बैंगलोर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी पानी की बहुत बड़ी समस्या हुई। और एक कपड़ा जो आप पहनकर हटा देते हैं वो कचरे का ढेर का हिस्सा बनता है। फैशन इंडिया में ही नहीं, दुनिया में सेकंड हाईएस्ट पोल्यूटर है। तो ये सब पढ़ के मैंने समझा कि फैशन रेंटल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और मैंने डिसाइड किया कि मैं फैशन रेंटल पे ही अपना स्टार्टअप करूंगी। अब वक्त आता है फैमिली को बताने का, तो मैंने फैमिली के साथ डिस्कस किया कि मैं अपना जॉब छोड़कर फैशन रेंटल करना चाहती हूँ। तो फैमिली को ये आइडिया बहुत ही बकवास लगा। मेरे फादर का कहना था कि रेंट पे कपड़े कौन लेते हैं, कोई भी, ये बिजनेस कैसे चलेगा, मतलब इसका स्कोप ही नहीं है, तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, इसमें सिर्फ तुम पैसे डुबोगी, अगर मैं तो पैसे नहीं दूंगा, मेरा पैसे भी डुबोगी। तो लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कन्विक्शन था इस बिजनेस मॉडल पे। मैंने देखा कि जनरेशन टू जनरेशन माइंडसेट बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। पेरेंट्स के जो जनरेशन थी वो ओनरशिप को बहुत ज़्यादा महत्वता देती थी, लेकिन हमारी जो न्यूअर जनरेशन थी वो यूज़ करने, ट्राई करने और एक्सपीरियंस करने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। तो यही सब देखते हुए मैंने अपना डिसीजन अपने फैमिली के अगेंस्ट जाते हुए ये बिजनेस स्टार्ट करने का किया। अब इस आइडिया को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में एग्जीक्यूट करने का टाइम था और इसमें भी काफ़ी चैलेंजेस आए। जैसे फर्स्ट में तो इनिशियल फिनेंसिंग ऑफ बिजनेस बहुत ज़रूरी होता है हर बिजनेस के लिए। इस इनिशियल फिनेंसिंग को मैंने अपने पर्सनल सेविंग से पूरा किया। मैं 3 साल का जॉब कर रही थी, हर महीना मैं अपने पर्सनल सैलरी से 20 to 25,000 रिकरिंग डिपॉजिट में सेव करती थी। तो जो रिकरिंग डिपॉजिट मैंने 3 साल तक सेव
सेव किया था वो अराउंड 10 लाख हो चुका था। वही 10 लाख से मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की। और जब बिज़नेस नया-नया शुरू किया और सिर्फ़ अपने पर्सनल सेविंग से शुरू किया था, तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि हर चीज़ को टीम हायर कर पाऊँ। तो अधिकतर सारा काम खुद से ही करती थी। अब फाइनेंसिंग के साथ कंपनी स्टार्ट करने का तो डिसाइड ले लिया, लेकिन अब टाइम था कंपनी का नाम रखने का। तो मैं चाहती थी कि रेंट वर्ड यूज़ करके नाम न रखा जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकतर और भी दूसरी कंपनियाँ जॉइन कर लेती है, वो लोग भी सिमिलर रेंट्स के साथ कुछ और ऐड कर लेते हैं, तो कंपनी डिस्टिंग्विश करने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसा नाम रखना चाहते थे कि जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो। इस वजह से उस समय हमने नाम कैंडिड नोट्स रखा, क्योंकि उस समय हम मेन और वुमेन दोनों कैटेगरी में डील कर रहे थे। लेकिन आज हम सिर्फ मेंस कैटेगरी में डील करते हैं, तो अभी हमारा नाम चेंज होके कैंडिड मेन हो गया है। जब शुरू किया था तो इस आइडिया से शुरू किया था कि डिज़ाइनर्स के कपड़े अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लाएँगे। सोचा कि हर डिज़ाइनर को अप्रोच करेंगे, उनके थोड़े कलेक्शन अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लाएँगे। जब भी हमें इस पे रेंटल के ऑर्डर आएँगे, तब हम उनको कमीशन मॉडल पे कर देंगे। मुझे लगा कि इससे मैं डिज़ाइनर्स का एक नया इनकम स्ट्रीम क्रिएट कर रही हूँ, तो डिज़ाइनर्स ऑन बोर्ड हो ही जाएँगे। तो बैंगलोर से थी, तो बैंगलोर के हर छोटे, बड़े, बहुत बड़े सारे डिज़ाइनर से मैं एटलीस्ट 2 से 3 बार तो मिली ही ये कन्विंस करने के लिए कि मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाए। बट एक भी डिज़ाइनर नहीं माना। उनका यही कहना था कि आप हमसे कपड़े खरीद लो, उसके बाद आपको जो करना है करो, लेकिन हम कमीशन मॉडल पे नहीं आएँगे। उनको एक न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड लड़की के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना था। तो जब ये मॉडल काम नहीं किया, तो हमने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, इन हाउस क्यूरेशन स्टार्ट किया। मेरा हमेशा से फैशन में टेस्ट अच्छा था, तो मैंने अपने टेस्ट को अपने एडवांटेज में यूज़ किया और खुद ही डिज़ाइन और क्यूरेट करने लगी। इस डिसीजन से हमें आज तक बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हम काफ़ी प्राइस कंट्रोल कर पाएँ और हमारे डिज़ाइन्स आज भी बहुत यूनिक होते हैं, जो कहीं और आपको नहीं मिल सकते। इसी वजह से आज भी मैं अगर कोई भी शोरूम में जाऊँ, दिल्ली, हैदराबाद या बैंगलोर, तो कोई ना कोई कस्टमर आके मुझे हमेशा ये बोलता ज़रूर है कि आपके कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं। और फिर आया कि वेबसाइट बनाना है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो किया ही था, तो थोड़ा बहुत पढ़ के और थोड़ा बहुत एक और इंसान से हेल्प लेके वेबसाइट बना लिया। तो वेबसाइट हमने फिर 2017 में लॉन्च कर दिया। अब वेबसाइट लॉन्च करने के बाद अब आता है कि कस्टमर्स कैसे लाएँ बिज़नेस पे। तो सोशल मीडिया में थोड़े एड्स चलाएँ, गूगल, फेसबुक, जस्ट डायल। फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स में मैं जाके अपना स्टोरी लिखती थी कि क्यों मैंने शुरू किया है। तो इससे अट्रैक्ट होके हमारे थोड़े इनिशियल कस्टमर्स बने। लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हमारे नहीं बन पा रहे थे। अराउंड हमें बिज़नेस स्टार्ट किए हुए 7 to 8 मंथ्स हो गए थे, लेकिन हम 100 ऑर्डर्स पर मंथ भी नहीं कर पा रहे थे। 100 ऑर्डर्स मतलब 3 ऑर्डर्स पर डे भी हम नहीं कर पा रहे थे। ऐसे भी बहुत दिन जाते थे जब हम 0 ऑर्डर्स करते थे। तब हमें लगा कि ये तो डेफिनेटली वर्कआउट नहीं हो रहा है, कुछ तो चेंज करके देखना पड़ेगा। तब बहुत सारे कस्टमर्स हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि हम स्टोर आके देखना चाहते हैं आपका कलेक्शन, क्योंकि ये हाई एंड डिज़ाइनर कपड़े थे। लहंगास, गाउन्स, टक्सीडो, शेरवानी, वो सब पहन के देखना चाहते थे कि उन पे कैसा लगता है। तो हमने सोचा कि कस्टमर के ये रिक्वेस्ट को ट्राई करके देखते हैं, मे बी इससे हमारे ऑर्डर ज़्यादा हो जाएँगे। लेकिन उस समय मेरे पास एक फुल फ्लेज स्टोर खोलने के जितने पैसे नहीं थे। तो मैंने क्या किया, उसी ऑफ़िस में जिससे मैं काम करती थी, 4 ट्रायल रूम सेटअप बना लिया और सारे कस्टमर्स को अपॉइंटमेंट बेसिस में उसी ऑफिस में इनवाइट करने लगी। कस्टमर्स जब भी आते हैं उनको बोलते हैं, आप एक बार सारा कलेक्शन हमारे वेबसाइट में देख लीजिए, आपको जो भी अच्छा लग रहा हो 5, 6, 7 सारे डिज़ाइंस आप स्क्रीनशॉट लेके हमें दिखाइए। हम जो जहाँ पैक्ड कर रखे हैं वो निकाल के आपको दे देंगे। आपको ट्रायल रूम में हम हेल्प करेंगे ट्राई करने के लिए और पसंद करने के लिए। क्योंकि हमारा ऑफिस इतना बड़ा नहीं था कि हम सारे कपड़े डिस्प्ले में रख सकें। हम डब्बे में रखते थे और जब भी कोई ट्रायल रूम के लिए वो ड्रेस सेलेक्ट करता था, तो वो उनको वो निकाल के देते थे। इस तरीके से हम कस्टमर्स को स्टोर का एक्सपीरियंस देने लगे ऑफिस से ही।
यहाँ से हमारा बिजनेस बढ़ने लगा। तब समझ में आया कि ये बिजनेस सिर्फ ऑनलाइन मॉडल से नहीं चलेगा, इसमें स्टोर प्लस ऑनलाइन मॉडल लगाना पड़ेगा। तो ऐसे मैंने और भी बिजनेस मॉडल में चेंजेस किए। पहले ऐसे एक और चेंज जो है कि हम जब शुरू किए थे तब वुमेन्स ओनली फोकस से ही इस बिजनेस को शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे जब कस्टमर स्टोर में आने लगे, मेन वुमेन दोनों प्रकार के कस्टमर आने लगे और उनके बिहेवियर को हमने समझा, तो ये समझा कि मेन जो है रेंटल के अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं, क्योंकि मेन कपड़ों के बारे में बहुत लॉजिकली सोचते हैं और वुमेन कपड़ों के बारे में इमोशनली सोचती है। हमारे डेटा को भी देख के हमें लगा कि मेन कंज्यूमर्स ही हमारे ज़्यादा कन्वर्ट हो पा रहे हैं। तो अभी एक टर्निंग पॉइंट आया कि क्या हम दोनों करते रहें थोड़ा बहुत, या सिर्फ वुमेन का बंद करके मेंस पे फोकस करके ज़्यादा अच्छे से मेंस कलेक्शन को ही बढ़ाएं। तो हमने उस पॉइंट पे ये डिसीजन लिया कि हम वुमेन का कंप्लीटली क्लोज कर देंगे और सिर्फ मेन फोकस्ड ब्रांड बनाएंगे। ऐसे कभी भी बिजनेस में जिस बिजनेस मॉडल से आपने शुरू किया हो उसी मॉडल में अंत में आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिली, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार आपको अपने बिजनेस में अलग अलग पिवट्स, अलग चेंजेस या एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि क्या आपके बिजनेस में वर्कआउट हो रहा है। इसी एक्सपेरिमेंट और इसी ट्रायल को कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। तो जब हमें प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया और हम मेंस ओनली स्टोर, ऑफिस में ही स्टोर विजिट से करना शुरू कर दिए, तब हमें 2019 में हमारा पहला सक्सेस मिला। 2019 में हमने अपना फर्स्ट करोड़ बनाया, तो बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। तो अब मैंने एक्सपेंशन के बारे में सोचने लगी। मुझे लगा अभी तो सिर्फ छोटे से ऑफिस सेटअप से काम कर रहे थे, अभी एक प्रॉपर स्टोर या शोरूम खोलना चाहिए कस्टमर्स के लिए। तो मैं ये शोरूम खोलने के काम में लग गई। मैंने काफ़ी ज़्यादा नया कलेक्शन, नया स्टाइलिश कलेक्शन ऑर्डर दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस कर दिया और एक शोरूम भी फाइनल करके उसको एडवांस दे दिया फेब 2020 में। फिर आया मार्च 2020, कोविड हिट्स और बहुत सारे बिजनेस की तरह हमारा बिजनेस भी बहुत खराब हो गया, क्योंकि हमारा कंप्लीटली इवेंट बेस्ड बिजनेस है। अगर शादी है, प्री वेडिंग फोटोशूट, पार्टीज, मीटिंग्स, इंटरव्यूज, ये सब हैं तो लोग हमसे रेंट ले रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं। अगर ये सब नहीं है तो कोई भी हमसे रेंट पे नहीं ले रहा है। हमारा रेवेन्यू तुरंत जीरो हो गया। अब मैंने ये सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने सारा पैसा न्यू कलेक्शन और शोरूम ओपनिंग पे लगा दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि कैश फ्लो से तो पैसा आता रहेगा, तो पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कोविड के बाद जब रेवेन्यू जीरो हो गया, जब कैश फ्लो जीरो हो गया, तो मेरे पास जो छोटा सा ऑफिस था उसका रेंट देना और अपने स्टाफ्स को रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। तो अब सोचा कि अब क्या करें। तो फिर हमारे पास बहुत देखा कि बहुत ज़्यादा कलेक्शंस हैं, नए कलेक्शंस भी हैं और ऐसे भी कलेक्शंस हैं जो पहले थोड़े टाइम पर रेंट पे दिए हुए हैं। तो दिमाग में आया कि ये जो ऑलरेडी रेंटेड पीसेस है उसको फ्लैश सेल लगा के बहुत ही कम वैल्यू में सेल करते हैं। तब एक प्री लव्ड सेलिंग का कॉन्सेप्ट निकाला। प्री लव्ड का मतलब होता है नॉट न्यू, जो ऑलरेडी यूज किया हुआ है। तो प्री लव्ड सेलिंग हमने अपने सोशल मीडिया से शुरू किया, तो उससे हमें थोड़े बहुत पैसे आए। उस पैसे से हमने अपने ऑफिस के रेंट चुकाए और अपने स्टाफ को सैलरी दिया। लेकिन फिर भी पूरे अमाउंट नहीं हुए स्टाफ को सैलरी देने के लिए। तब हमने एक मॉडल प्रपोज किया कि हम अपने सारे स्टाफ को 50% पैसा अभी देंगे और 50% तब देंगे जब हमारा बिजनेस फुल स्विंग से चलने लग जाए, और तब भी वो अगर हमारे साथ हो तब ये 50% हम उनको उस समय कॉम्पनसेट कर देंगे। इस तरीके से हमने अपने स्टाफ को रिटेन किया और इस तरीके से हमने वो डिफिकल्ट कोविड पीरियड सरवाइव किया। फिर जब सेकेंड वेव खत्म हो गया, तब हमारा बिजनेस, जैसे सबका बिजनेस खुल रहा था और हमारा बिजनेस भी फुल स्विंग में खुल गया। अक्टूबर 2021 से हमारा बिजनेस 2019 में जितना कर रहा था उस लेवल पे करने लगा एकदम ही। तब हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि ये बिजनेस एक बार इतना पूरा बंद होने के बाद भी फिर से तुरंत 2019 के स्पीड पे अगर चल सकता है तो इस बिजनेस में स्कोप है, ये बिजनेस आगे जाके अच्छा बनेगा। लेकिन कोविड के वजह से मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे।
अब शोरूम फिर से खोलने का पैसा नहीं था, तो 2021 में मैंने फिर से वही सेम ऑफिस में ही खोला, कस्टमर्स को अपॉइंटमेंट बेसिस पे बुलाने लगी। 1 साल तक बिज़नेस फिर से उसी स्मॉल ऑफिस मॉडल से ही चलाया और जो इस पीरियड में रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, उससे जाके मैंने एक शोरूम अपना बैंगलोर में सबसे पहला शोरूम खोला। फिर क्या था, अब इसके बाद हमारा एक्सपेंशन फेज़ में आ गए। इस फेज़ में मेरे ब्रदर ऋषभ पोद्दार मेरे साथ जॉइन किए बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए। वो फैमिली जब पहले बोल रही थी कि रेंट पे कपड़े कौन लेगा, अब पूरी फैमिली को मेरे बिज़नेस मॉडल पे बहुत ज़्यादा यकीन होने लगा क्योंकि बिज़नेस पैसा कमाने लगी। तो मेरे ब्रदर मेरे साथ जॉइन किए, उसके बाद हम लोगों की एक्सपेंशन जर्नी शुरू हुई। हमने हैदराबाद में शोरूम खोला, हमने दिल्ली में शोरूम खोला, अब हम बैंगलोर में एक और शोरूम खोल रहे हैं और फिर हमें शार्क टैंक में भी फीचर होने का मौका मिला और हमने 2 शार्क्स डील भी क्लोज किए हैं। एक ऐसा बिजनेस जो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने सेविंग से शुरू की, विदाउट एनी एक्सटर्नल फंडिंग, जो मैं अकेली बंदी शुरू की विदाउट एनी को फाउंडर, और जहाँ पे सिर्फ एक ही टीम मेंबर थी जो सारा काम आखिरी से शुरू तक करती थी। वो बिजनेस आज 6 करोड़ ईयरली कमा रही है और 35 मेंबर्स की स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी है और ये जर्नी तो अभी सिर्फ शुरू हुई है, हमें काफ़ी ज़्यादा आगे जाना है। आप में से कोई भी अगर बिजनेस शुरू करना चाह रहा है तो ये मत सोचिए कि फैमिली क्या कहेगी, कोई और क्या कहेगा। अगर आपको उस आइडिया में विश्वास है, आपको उस टॉपिक पे पैशन है, तो आप अपना रिसर्च कीजिए। आपके रिसर्च के हिसाब से आपको लग रहा है कि ये बिजनेस में स्कोप है तो आप पक्का वो बिजनेस स्टार्ट कीजिए। मैं जाते जाते जोश टॉक्स के प्लेटफॉर्म को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा मंच मिला अपनी स्टोरी बताने के लिए। थैंक यू।